Assalamu alaikum ji. Educational psychology, and in that context we are going to talk about student motivation in learning. वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई की तरफ, मुताले की तरफ मुतहर्रिक करती हैं. अगर आपको उन चीजों के बारे में इल्म होगा बहैसियत उस्ताद, अगर आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स को मुतहर्रिक करने के लिए कौन से अवामिल हैं जो कारबंद हैं, कारआमद हैं, तो आप उन अवामिल को बरूए कार ला पाएंगे और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकेंगे. स्टूडेंट्स की मोटिवेशन जो है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन दैट टॉपिक, पर्टिकुलरली स्टूडेंट मोटिवेशन रिलेटेड टू लर्निंग. स्टूडेंट्स की मोटिवेशंस बहुत तरह की हो सकती हैं. खेलों में हो सकती हैं, पढ़ाई की तरफ हो सकती है, ड्रामेटिक्स की तरफ हो सकती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ हो सकती है. व्हाट यू वांट टू डू इज दैट यू वांट टू फोकस देयर अटेंशन ऑन लर्निंग and particularly on the topics that you are dealing with. We are going to talk about some of the factors that motivate students in that regard. How you as a teacher can get the students to fixate their attention, their energies, and their potential, their intelligence on the topics that you are dealing with. If you can do that, you are a successful teacher. The difference between a less successful teacher and a successful teacher is that a successful teacher knows how to motivate his students so that learning can facilitate. In the last 100 years or so, psychologists have put in a great deal of experimentation and observation in trying to figure out what are those factors that motivate students to learn. अगर हम पिछले 100 बरस की, 70 बरस की, 50 बरस की जो माहिरीन नफ्सियात ने तहकीकात की हैं, उनका जायजा लें तो हमें पता चलता है कि देयर आर एटलीस्ट 6 फैक्टर्स, 6 ऐसे अवामिल हैं जो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. अगर आपको उन 6 फैक्टर्स के बारे में आगाही है, अगर आप जानते हैं, तो आप अपने लेसन प्रोसेसिंग में उन फैक्टर्स को ऑपरेट करके स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं. आज उन्हीं 6 फैक्टर्स का हम जायजा लेते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स आपके ख्याल में हैं जो स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे? क्या वो स्टूडेंट्स की जात से मुतल्लिक हैं? क्या वो जो आप मटेरियल उनको पढ़ाना चाह रहे हैं उससे मुतल्लिक हैं? क्या वो क्लासरूम की एनवायरनमेंट से मुतल्लिक हैं? क्या वो उस्ताद की जात से मुतल्लिक हैं? क्या वो उस्ताद और तुलबा के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे मुतल्लिक हैं? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकेंगे? ये जो अभी गुजारिशात मैंने की हैं, यही चीजें हैं वो. असातिज़ा की जात, उनका पढ़ाने का तरीका, जो पढ़ाया जा रहा है वो मैटर, जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो, ये तमाम चीजें मिलके स्टूडेंट्स की मोटिवेशन पे असरअंदाज होती हैं. एक एक करके इनका डिटेल से जायजा लेते हैं. पहला फैक्टर जो स्टूडेंट मोटिवेशन को, तुलबा की ख्वाहिश को, पढ़ाई के लिए ख्वाहिश को, उनकी पढ़ाई के लिए कशिश को, जो फैक्टर, जो एलिमेंट इन्फ्लुएंस करता है, दैट रिलेट्स टू द नेचर ऑफ द टास्क.
जो चीज तलबा पढ़ रहे हैं, जिस चीज पे उन्होंने ध्यान देना है, जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, उसकी नेचर तलबा की मुहर्रिकात पे, तलबा के इल्म हासिल करने के जज्बे पर गहरा असर करती है। अगर वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, अगर वो टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगर वो टॉपिक स्टूडेंट्स के दिल में उतर रहा है, अगर उनको उस टॉपिक में और अपनी जात में एक ताल्लुक नजर आ रहा है, तो वो स्टूडेंट्स को ये तमाम अवामिल स्टूडेंट्स को मुतहर्रिक करेंगे। If the nature of the topic is such that the students are interested, if the nature of the task is such that the students are interested, then the students would be motivated. First factor. Research shows that if the task is structured, हमने आपको पहले भी ये बताई थी बात, if the task is structured and if the task that the students are supposed to carry out is specific as opposed to non-structured, vague or haphazard, then students would be motivated, and if the task is vague and haphazard, then the students' motivation would be affected negatively. तो पहला फैक्टर जो स्टूडेंट्स पे असरअंदाज होता है, that relates to the nature of the task. More structured and specific, less vague and haphazard, the more the motivation. दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर जो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है, that relates to the goals. आपको याद है कि हमने जब स्टूडेंट मोटिवेशन का जिक्र किया था, that was in relation to the goals. The task and the goals are related. If the task is specific and the goals are of learning the task are clear, these two factors combined, specific task, clear goals, would make students motivated. एक तो आपको बहैसियत उस्ताद ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आप उनको बता रहे हैं वो आप उनको क्लियर, कंसाइज अंदाज में बता रहे हैं, और फिर जो आपका गोल है वो भी आप उनको क्लियरली बता रहे हैं. आप चाहते हैं कि वो लेसन को जितना हिस्सा आपने पढ़ाया है उसको क्लियरली मेमोराइज कर लें. आप चाहते हैं कि वो मेमोराइज ना करें बल्कि उसको समझ लें. आप चाहते हैं कि वो मेमोराइज ना करें, समझ लें और उसके इम्प्लीकेशंस, उसके कनेक्शंस देखें. अगर आप इस तरह से ये गोल्स उनको स्पेसिफाई कर दें तो स्टूडेंट्स जो है वो उनकी मोटिवेशन अफेक्ट होगी पॉजिटिवली. और अगर आप इन गोल्स को स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर स्टूडेंट्स की जो मोटिवेशन है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगी. सो व्हेन द नेचर ऑफ द टास्क इज कंसाइज, क्लियर, not vague, not haphazard, and when the teacher clearly identifies the goals related to the lesson or related to the nature of task, these things would motivate students. दूसरी चीज जो आपको समझनी है इस रेफरेंस में about motivation of students, that relates to student autonomy. Student autonomy means that once the task has been given to the students, once a work has been assigned to the students, then the students should be given the freedom to carry out the task the way they want to carry out. Of course, within given parameters. ये तो नहीं कि हम स्टूडेंट्स को कंप्लीट आजादी दे देंगे कि वो हमने उनको होमवर्क दिया है और वो 5 घंटे में उसको करें. लेकिन इतनी आजादी उनको होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं, once they have been assigned the task, then
they have the autonomy, the freedom to carry out the fulfillment of the task the way they want to. तो स्टूडेंट ऑटोनॉमी जो है, बच्चे जब ये महसूस करते हैं कि हुसूल इल्म के लिए उनके पास फिक्रो अमल की आजादी है, तो वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं. इसलिए बहैसियत उस्ताद आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए उनको ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ एक्शन दें. उनसे ये तवक्को रखें कि वो टास्क को खुद हैंडल करें, द वे दे हैंडल, द वे दे वांट टू डू इट. गिव देम दैट फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट, गिव देम दैट फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, give them that freedom to correct those mistakes, give them that freedom to come back to you, give them that freedom to consult others, give them the freedom to take a look at other references, find out how other people have completed the task. ये सारे जो एक्शंस हैं, ये उस वक्त ही पॉसिबल हैं जब एक उस्ताद जो है वो अपने बच्चों को, अपने तलबा को इस बात की आजादी देता है कि जो टास्क, जो काम उनके सुपुर्द किया गया है, वो उस काम को खत्म करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए खुद मेहनत करें और खुद रास्ते तलाश करें. यहां पर टीचर का रोल जो है वो तकरीबन सेकेंडरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लिए खुद रास्ता तलाश कर रहे हैं, टू फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एंड द टीचर इज जस्ट गाइडिंग देम, और even guiding in a minimum manner. That is what autonomy and freedom means to students. Clear-cut goals, clear-cut tasks, and freedom or autonomy are two important ingredients of student motivation. ये दो बातें आपको जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए. तीसरी चीज इस ज़िम्न में जो गुजारिश करनी है आपके साथ, दैट रिलेट्स टू रिकग्निशन. व्हेन स्टूडेंट्स अंडरटेक ए टास्क and when they are involved in resolving issues and gaining information and experimenting, and they have the autonomy, then if the teacher recognizes, if the teacher acknowledges that effort that is being put in by the students, that recognition, that acknowledgement by the teacher is an important ingredient of the overall motivation of students. इस बात को बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें. स्टूडेंट्स की मोटिवेशन जो है वो सिर्फ टास्क से रिलेटेड नहीं है. स्टूडेंट्स की मोटिवेशन जो है वो सिर्फ ऑटोनॉमी से रिलेटेड नहीं है. टास्क और ऑटोनॉमी से डेफिनेटली रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ तीसरा फैक्टर जो स्टूडेंट मोटिवेशन पे असरअंदाज हो रहा है, दैट इज द रिकग्निशन दैट द टीचर गिव्स टू द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन फुलफिलिंग ए सर्टेन टास्क. तो रिकग्निशन जो है वो स्टूडेंट एफर्ट को एनकरेज करती है. इस बात को बिल्कुल इग्नोर न करें. बहैसियत उस्ताद आपके पास ये एक बहुत बड़ा टूल है टू गेट स्टूडेंट्स, टू गेट देम मोटिवेटेड. इफ यू रिकग्नाइज देम, if you pay attention to the amount of effort that the students are putting in, that recognition is a motivating factor in students' motivation for learning. तीनों बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको. Clear, concise goals, autonomy, and then, as I said, their ability, the students feeling that they are being recognized, that they are not being ignored. These three factors help motivate students. चौथी चीज जो है that helps students in being motivated, being focused on the studies, being involved with their hearts. Look,
As a teacher, you don't want to control their bodies. You want to control their hearts and souls and bodies. आपको सिर्फ उनको जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं रखना है, आपको उनकी रूह और उनके ज़हन पर भी पूरी तरह से ये जाहिर करना है कि वो अपने लेसन के साथ इन्वॉल्व हों. एक उस्ताद जो सिर्फ डंडे के जोर पे, पनिशमेंट के जोर पे बच्चों को चुप करा लेता है और उनकी तवज्जो हासिल कर लेता है, और एक उस्ताद जो बच्चों की दिलचस्पी को अपील करके उनकी तवज्जो हासिल करता है, इन दोनों असातिज़ा में बहुत अहम फर्क है. पहला उस्ताद जो है वो लोगों की, बच्चों की तवज्जो तो हासिल कर लेता है, कर पाएगा, लेकिन उनकी तवज्जो का फोकस जो है वो लेसन की तरफ मौजूद नहीं होगा. इसलिए आपके लिए जरूरी है बहैसियत उस्ताद कि आप बच्चों के दिलो दिमाग दोनों पर उनकी ऐसी फोकसिंग कराएं कि वो अपने लेसन्स में इन्वॉल्व रहें. एक तरीका उसका ये भी है जो माहिरीन नफ्सियात ने देखा कि असातिज़ा जो क्लासरूम में ग्रुपिंग करते हैं, जिस तरह से वो स्टूडेंट्स की, तुलबा की आपस में ग्रुपिंग बनाते हैं कि तालिब इल्म अलिफ, दाल और जीम के साथ बैठेगा और तालिब इल्म बे जो है वो सीन और काफ तालिब इल्म के साथ बैठेगा. ये जो ग्रुपिंग है जो असातिज़ा बनाते हैं, इसका भी स्टूडेंट मोटिवेशन के साथ माहिरीन नफ्सियात ने देखा है कि निहायत गहरा ताल्लुक है, निहायत गहरा ताल्लुक है. जिस तरह के ग्रुप्स क्लास में बनेंगे, वो ग्रुपिंग, वो आपस के तुलबा के बाहमी ताल्लुकात, उनकी मोटिवेशनल लेवल पे बहुत गहरा असर रखेंगे. देखिए, माहिरीन नफ्सियात ने पिछले बहुत अरसा से, ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 100 years, they have conducted various experiments, and those experiments have been conducted all over the world. We are talking about all over the world, meaning the North American continent. We are talking about European continent. We are talking about Australia and New Zealand. We are talking about Asia. We are talking about Africa. All of these experiments were conducted in all of these places, and we have come up repeatedly, I mean psychologists interested in motivations, we have come up repeatedly with the same answer, that the nature of group that a person belongs to, that group influences a person's motivation, his performance. जिस तरह के ग्रुप्स में लोग काम करते हैं, वो ग्रुपिंग जो है वो उनके काम पे अच्छा और बुरा असर डाल सकती है. बड़े सोचने वाली बात है, बड़े समझने वाली बात है. रिफाइंड इशू इज इन्वॉल्व्ड हियर. ए वेरी fine issue is involved here. You may recall the famous Hawthorne experiments. If you don't remember those experiments, I will quickly relate them for you. Hawthorne experiments were a series of experiments conducted in the United States of America in the beginning of the 20th century, where the experimenters were interested in looking at the influence of groups on the amount and nature of work
that people put in. In those experiments, it was seen that if people are working in groups where the group members have a positive feeling, positive regard for each other, those groups perform better than those groups where people working together do not have positive regard or positive feelings for each other. यूं समझ लीजिए कि ग्रुप ए में हॉथर्न एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि लोगों के आपस के बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो इज्जत और एहतराम और मोहब्बत पर, प्यार पर, अफेक्शन पर बेस्ड हैं, और ग्रुप बी में जो ताल्लुकात हैं लोगों के, उसमें वो पॉजिटिव रिगार्ड लोगों का आपस में एक दूसरे के लिए नहीं है. ग्रुप ए की प्रोडक्टिविटी ग्रुप बी की प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है, इवन व्हेन all other factors are constant, such as input, pay, amount of work, time of work. When all of these factors are constant, just mutual respect and understanding in group A leads to higher productivity, and lack of mutual respect in group B does not lead to higher productivity in group B. तो ये बात जो है ये निहायत अहम है कि बच्चों के, तलबा के जो ग्रुपिंग हुई है, जो उनके बाहमी आपस के ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की नौइयत क्या है. अगर उन ताल्लुकात की नौइयत म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर है, अफेक्शन पर है, तो फिर स्टूडेंट्स मोटिवेशन विल इंक्रीज. इफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज लैकिंग इन ए ग्रुप, then the motivation of the students would suffer, then the motivation of the students would be less. इसलिए इस बात का खास आपको बहैसियत उस्ताद ख्याल रखना चाहिए कि जब आप ग्रुपिंग करें, और आपको ग्रुपिंग स्टूडेंट्स की करनी चाहिए क्लासरूम में, जब आप ग्रुपिंग करें तो देखें कि जो उनके आपस के बाहमी ताल्लुकात हैं तलबा के, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अफेक्शन और पॉजिटिव नेचर के ताल्लुकात हैं. अगर वो पॉजिटिव नेचर के ताल्लुकात हैं तो फिर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और अगर वो आपस के बाहमी ताल्लुकात पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर वो आउटपुट, स्टूडेंट मोटिवेशन कम होगी. देखिए, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें और आप स्पोर्ट्स से मुतल्लिक भी एक मुशाहिदा करें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो क्रिकेट या हॉकी की टीमें जिनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं एज कंपेयर टू दोज हॉकी और क्रिकेट टीम्स वेयर दैट अंडरस्टैंडिंग लैक्स. So mutual respect, mutual affection is a motivating factor for students, is a motivating factor for group performance, is a motivating factor in industry, is a motivating factor in colleges and universities and schools. The teacher's duty, therefore, is to ensure that students respect each other and that the groups that are formed of children and students who have mutual affection and respect for each other. The next factor that motivates students relates to the evaluation process. देखें, काम जो हो रहा है क्लासरूम में, आखिर उसने evaluate भी होना है, उसको हम measure भी करेंगे कि वो काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है. If the evaluation process is objective, if the people who are being evaluated believe that they are justifiably being assessed, then their motivation would increase, as opposed to when they feel that their evaluation process is haphazard. अगर वो स्टूडेंट्स ये समझें कि हमारे उस्ताज़ा जो हैं
या हमारे मुमतहिन साहिबान जो हैं वो हमें जब मेजर करते हैं, जब हम उनकी परफॉर्मेंस को, बच्चों की परफॉर्मेंस को, उनकी पढ़ाई लिखाई को मेजर करते हैं, उनको नंबर देते हैं, तो वो ये इवैल्यूएशन उन मुमतहिन साहिबान की ऑब्जेक्टिव नहीं है. लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन demotivates. Objectivity in evaluation process motivates students. इसलिए इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि तलबा की असेसमेंट करते वक्त आप असेसमेंट को ऑब्जेक्टिव बनाएं. पहली चीज, अपनी जजमेंट के मुताबिक असेसमेंट नहीं करनी, बल्कि जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करें. अगर आप ये समझते हैं कि स्टूडेंट अलिफ जो है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और जब आप उसका काम देखते हैं तो वो मीडियोकर काम को भी आप अच्छे नंबर दे दें, तो दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. अगर आप समझते हैं कि स्टूडेंट बे जो है वो इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है और जब आप उसका काम देखते हैं और वो काम जो है वो फर्स्ट रेट है, बट यू डू नॉट give it first-rate readings, first-rate evaluation, that is not objective assessment. Objective assessment is that you keep your personal opinions on one side and check the assignments, check the students' homework on the intrinsic value of the work that is given to you, and not on the basis of your judgment of the student. ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट निहायत लायक फायक हो, लेकिन एक असाइनमेंट, एक काम करने में वो इतने अच्छा काबिलियत का मुजाहरा ना कर पाए और उसके बावजूद आप उसको अगर ए ग्रेड दे दें, तो दैट वुड बी एन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, not an objective evaluation. So, evaluation process, if it is objective, if the students get the feeling that the evaluation process is objective and not haphazard, then students are motivated. खास ख्याल रखना चाहिए आपको कि students का process of evaluation objective हो. Students का process of evaluation न सिर्फ objective होना चाहिए, बल्कि standardized भी होना चाहिए. ये स्टैंडर्डाइज से क्या मुराद है? स्टैंडर्डाइज से ये मुराद है दैट ईच स्टूडेंट शुड बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट स्टैंडर्ड, एंड द स्टैंडर्ड शुड बी द सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. द स्टैंडर्ड शुड बी, द स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी द सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. द कट ऑफ पॉइंट शुड बी सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर of evaluation. So, if the evaluation procedure is objective, it does not involve the judgment of the examiner, but it is objective, it is being marked on the basis of the assignments submitted, then it is objective. And if the procedure is standardized, if the elements, if the marking is standardized for every student, then objectivity and standardized measurement, standardized evaluation would motivate students. ये बारीक नुक्ते हैं लेकिन समझने वाले हैं. क्या करें, नफ्सियात है ही बारीक बीनी का एक मजमून, इसलिए आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए. एक और फैक्टर जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, दैट रिलेट्स टू इवैल्यूएशन. We've just talked about evaluation being objective, and we've just talked about evaluation being standardized. Another factor that affects evaluation is the students' participation in the process of evaluation. The students' participation in the process of evaluation. इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद नहीं है कि जो तालिब इल्म है जब वो असाइनमेंट दे, इम्तिहान दे, कोई टेस्ट दे, तो वो खुद ही उसको इवैल्यूएट भी करे. ये मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि ये इवैल्यूएशन अबव बोर्ड होनी चाहिए. जब टीचर एक स्टूडेंट के काम को इवैल्यूएट कर रहा है, उसको मार्किंग कर रहा है,
तो उस टीचर के पास स्टूडेंट इनपुट भी मौजूद होनी चाहिए. ही शुड शेयर, द टीचर शुड शेयर हिज इवैल्यूएशन विद द स्टूडेंट्स. कि मैंने जो आपको नंबर दिए हैं, मार्क्स दिए हैं, वो इस बिना पे दिए हैं, और मैंने जो आपके जो मार्क्स कम किए हैं या काटे हैं, वो इस बिना पे काटे हैं. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द स्टूडेंट्स बीइंग इन्वॉल्व्ड in the evaluation process. The student is not an outsider when evaluation is taking place. हमारे यहाँ कुछ इम्तिहानात और कुछ असातिज़ा ऐसे भी हैं जो evaluation process को स्टूडेंट से बिल्कुल कट ऑफ रखते हैं. This is not a very good practice. This is not a very good practice. Research shows that students' motivation increases when students themselves become part of the evaluation process. Now, that must not be misunderstood to mean that students should mark their own scripts and their own work. No, it means that students should share the standard upon which the marking and evaluation is taking place, and the student agrees with those standards. The students appreciate those standards. अगर स्टूडेंट्स को इस बात का एहसास हो जाए कि वो अपनी इवैल्यूएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है कोई वो सीक्रेट प्रोसेस नहीं है, इट इज एन अबव बोर्ड, इट इज ओवर द टेबल प्रोसेस. आपने ये लिखा, इसके इतने नंबर थे, इतने नंबर आपको मिल गए. ये आपने मिस किया, इसके इतने नंबर थे, ये नंबर आपको नहीं मिले. इफ द स्टूडेंट नोज दैट, देन द स्टूडेंट इज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस. एंड व्हेन द स्टूडेंट इज पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस, देन द स्टूडेंट इज मोटिवेटेड. Student motivation is related to a number of factors, including the evaluation process. जितना ज्यादा स्टूडेंट इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्वमेंट उसकी मोटिवेशन को इंक्रीज करती है. एक और बात जो इस ज़िमन में देखनी है स्टूडेंट मोटिवेशन से रिलेटेड, दैट इज द फैक्टर ऑफ टाइम एंड इट्स मैनेजमेंट. देखें, हर टीचर के लिए और हर स्टूडेंट के लिए निहायत जरूरी है कि वो एक तरफ देखे कि सिलेबस कितना है और दूसरी तरफ देखे कि उसके पास टाइम कितना है. एक स्टूडेंट जो इम्तिहान दे रहा है वो देखे कि उसको क्या क्या बयान करना है, व्हाट इज द मैटर दैट ही हैज टू कन्वे. And on the other hand, he takes a look at how much time does he have to convey those things that he is supposed to convey. The last factor in student motivation, therefore, is related to time and its management. अगर आप थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ा के देखें, तो that is a lesson that is applicable to your entire life. Entire life demands that you manage your time. You manage your time in terms of days. You manage your time in terms of weeks. You manage your time in terms of months. You manage your time in terms of years. And you manage your time in terms of decades. If you manage your time properly, अगर आप एक हफ्ते में अंदाजा लगा लें कि आपको ये पढ़ना है और उसके मुताबिक उसकी इनपुट करें, अगर आप अंदाजा लगा लें कि आपको एक माह में ये काम करना है और उसके मुताबिक इनपुट करें, अगर आप अंदाजा लगा लें कि आपको एक बरस में, 5 बरसों में, एक डेकेड में ये करना है और उसके मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये टाइम मैनेजमेंट की मिसालें हैं. और टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक निहायत अहम मोटिवेटिंग फैक्टर है. इफ यू कैन मैनेज टाइम, टेक ए लुक एज ए टीचर एट द सिलेबस दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल. टेक ए लुक एट द टाइम दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल, एंड देन put these two
together. This is the syllabus that you have to cover. This is this much time you have. And put these two things together. Make slots. Make time periods. आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका सिलेबस और आपका टाइम पीरियड जो है, क्या वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर तौर पर फिट बैठते हैं या नहीं बैठते. अगर वो फिट बैठते हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप गिवन टाइम पीरियड में गिवन सिलेबस को कवर कर सकते हैं. और अगर आप समझते हैं कि आपका टाइम पीरियड कम है, तो फिर आपको अपने सिलेबस को उस टाइम पीरियड में रीहैश करने की, रीएडजस्ट करने की जरूरत है. नाउ इफ यू मैनेज टाइम in terms of conveying and covering the syllabus, that becomes a motivating factor for your students. Your time management in relation to syllabus coverage, your syllabus and your time period, if these two things, if these two variables come together and you can see the fit and then convey that fit to the students, that is a motivating factor that would help your students to understand their lessons better and to get involved in their syllabus in a better manner. Time management, therefore, is an important ingredient of student motivation. Time management on the part of students and time management on the part of teachers. Time management for students in terms of understanding and then conveying to the teacher that they have understood. And time management for the teachers in terms of a total look at the syllabus and how much time, and then delivering that syllabus material in that time period. That is time management on the part of students and on the part of teachers. And that time management is an important factor that motivates students. अब क्या तरीका है टाइम मैनेजमेंट का? माहिरीन नफ्सियात ने एक टर्म निकाली है जिसको वो कहते हैं ब्लॉक शेड्यूलिंग. द बेस्ट वे or one of the good ways of managing time is what has been described as block scheduling. Block scheduling means that you, as a teacher or as a student or as a lay person, divide the time into different blocks and then divide the task at hand into different blocks. आपके पास एक काम खत्म करने के लिए एक हफ्ता है. मीनिंग यू हैव मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 7 days. What have you done? You have made chunks of time available to you. अब आप इसी तरह से अपने काम को ब्लॉक शेड्यूल्स में डिवाइड कर लें. That you have to divide the total amount of work that you have at your disposal into 7 slots and devote each time period for one slot. Do not overgo. Do not underestimate. Finish the time that you have devoted for a certain block of material that is to be taught. Ensure that the material that you have assigned to be taught in that time period is finished in that time period. मंडे के लिए जितना आपने काम असाइन किया था, मेक श्योर कि वो मंडे को ही खत्म हो जाए. ट्यूसडे के लिए, मंगल के लिए आपने जो टाइम रखा था और जो मटेरियल रखा था पढ़ाने के लिए, मेक श्योर दैट द मटेरियल दैट यू केप्ट फॉर Tuesday teaching is finished on Tuesday.
the material that you kept for Wednesday, make sure that that is finished on Wednesday. The material that you had kept for Thursday, make sure that it finishes on Thursday. The material that you had kept for Friday, make sure that it finishes on Friday, and so on and so forth for Saturday and Sunday. This is called block scheduling. Block scheduling means dividing times and dividing work and then finishing that work in that particular time period. If you do that as a teacher, if you adopt that practice as a teacher of what has been called block scheduling, then the students are motivated. फिर students भी motivate होंगे. देखें, जब students को दिखाई दे जाएगा in terms of 1 week, the overall picture, this is where they are starting and this is where they are going to go at the end of the week. That overall picture, when they can see that in terms of block scheduling, that overall picture and block scheduling is motivating. बिल्कुल हैप-हैज़र्ड ना रखिए अपने टाइम्स को, बिल्कुल हैप-हैज़र्ड ना रखिए अपने मटेरियल को जो आपने कन्वे करना है स्टूडेंट्स को. Make sure that you make chunks of time and chunks of matter and put these two together. Make sure that you put these two together and your student motivation would increase. Research has shown again and again that student motivation increases as a result of block scheduling. हमने 4-5 फैक्टर्स का जिक्र किया है. ये भी निहायत अहम फैक्टर है कि स्टूडेंट्स मोटिवेशन को बढ़ावा देने के लिए उस टाइम और उस मैटर को ब्लॉक्स में डिवाइड करके उन ब्लॉक्स को शेड्यूल कर लिया जाए. और दैट प्रोग्रामिंग, दैट ब्लॉक शेड्यूलिंग would become student motivation, would help student motivation. Student motivation को कुछ और तरीकों से भी बढ़ाया जा सकता है, apart from block scheduling and other factors that we have talked about. उन factors का भी जिक्र कर लेते हैं. आपका क्या ख्याल है? क्या क्लास की एनवायरनमेंट जो है उसका स्टूडेंट मोटिवेशन पर असर होता है? क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल होता है. एन ऑर्गेनाइज्ड क्लास एनवायरनमेंट, an organized class environment is motivating. A haphazard, rowdy class environment is non-motivating. वो क्लासेस जहां पर असातिज़ा जो हैं वो डिसिप्लिन कायम रखते हैं, वो ऐसी क्लासेस टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटिंग हैं. वो क्लासें, वो क्लासरूम्स जहां असातिज़ा एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट कायम करने में कामयाब नहीं होते, वो क्लासेस, वो एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटिंग नहीं हैं. एक और चीज जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, जिसका हमने पहले भी आपसे कई दफा जिक्र किया है, that is challenging tasks. If the tasks are given to the students which are moderately challenging, those tasks would be motivating and then the students would become more motivated. If the tasks are too simple or if the tasks are too difficult, then students are not motivated. Highly challenging tasks and those tasks which are not challenging at all, both of these extremes of tasks are non-motivating. So as a teacher, if you want to ensure that students are motivated,
then make sure that the tasks that you give them are moderately challenging. Not too easy, not too difficult. If they are too difficult, they would be ignored. If they are too easy, the students would show disinterest. You want to keep your tasks in between the disinterest shown by students and the discouragement that the students may feel when the tasks are too challenging. You want to keep yourself in between these two extremes. इसलिए जब आप अपने स्टूडेंट्स को टास्क देते हैं, उनको काम देते हैं कोई, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज होना चाहिए. ना चैलेंज ज्यादा हो और ना इतना कम हो कि वो बोरिंग हो जाए. ज्यादा चैलेंजिंग जो है चीज, टास्क जो है, अगर आप स्टूडेंट से कहें मिसाल के तौर पर कि तुम्हें इस आध घंटे में 100 रियाजी के सवाल हल करने हैं, दैट्स ए डॉन्टिंग टास्क. That's not a challenging task. That's too difficult. The students would not be motivated. अगर आप कहें कि स्टूडेंट्स को कि आपके पास 1 घंटा है और आपको महज 2 सवाल हल करने हैं उस 1 घंटे में, again the task is too simple. The students are not going to be motivated. वो काम खत्म करके बैठ के गप्पे मारनी शुरू कर देंगे, या उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, या वो शरारतों में लग जाएंगे, या किसी और तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे. So the task should be somewhere in between. Let us say 20 to 25 or 30 questions that they are expected to do in a span of 1 hour. That would be challenging. 100 would be too many. 2 or 3 would be too little. In between these two extremes would be the challenging task. And that is what is meant by moderately challenging tasks. आपको हमने अभी गुजारिश की थी कि जब स्टूडेंट के लर्निंग गोल्स जो हैं वो क्लियर और स्पेसिफिक हों, तो स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेट होना एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है. इफ द गोल्स दैट यू सेट एज ए टीचर आर स्पेसिफिक एंड क्लियर, देन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड. एक और फैक्टर दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट मोटिवेटेड इज if the students can see the connection between what they are learning and their personal needs and their personal activities, if that connection to them is clear between learning and their needs, then students are motivated. Students' motivation is related to this connection also. This connection is that students are in a way looking at, ensuring, can visualize the connection between what they are learning and their personal lives. अगर लर्निंग उनकी वो ये समझें उनकी जिंदगी से लर्निंग का कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होंगे या नॉन मोटिवेटेड होंगे. अगर स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि जो आज हम सीख रहे हैं इसका उनकी जिंदगी से किसी तरह भी कभी भी फ्यूचर में कोई ताल्लुक नहीं बनेगा, अगर स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ रही है, तो क्या स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होंगे? ऑब्वियसली नॉट. सो व्हेन यू कनेक्ट स्टूडेंट लर्निंग with their personal needs, then what you are doing is you are getting students to be motivated. और यही बात आपको मद्देनजर रखनी चाहिए कि स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए निहायत जरूरी है कि आप उस्ताद की हैसियत से, जो हमने आखिरी बात अभी आपको बताई है, कि उनको ये कनेक्शन दिखाएं कि जो कुछ वो आज हासिल कर रहे हैं, जो कुछ वो सीख रहे हैं, उसका ताल्लुक उनकी जिंदगी से निहायत गहरा है, या अगर गहरा नहीं है तो फिर भी उस सीखने का ताल्लुक जो है वो उनकी जिंदगी से जरूर है. स्टूडेंट मोटिवेशन इज रिलेटेड टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. द टीचर्स हु कैन एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, if not all, most of these factors that we've talked about, those teachers would be
successful teachers. And those teachers who do not show that connection between student motivation and the factors that we have talked about, those teachers would not be as successful teachers. What have we talked about? We have talked about nature of task. We have talked about vague and clear, specific goals. We have talked about recognition. We have talked about student autonomy. We have talked about, जरा और बताइए, आप जहन में लाइए कौन सी चीज है? We talked about the Hawthorne experiments. Hawthorne experiments relates to the mutual respect and affection that groups of students have amongst themselves in classes. अगर उनमें वो है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी मोटिवेशन बेहतर हो जाएगी. हमने आपको बताया फिर कि टाइम मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट मोटिवेशन. If time is managed well by both the teachers and the students, then the students are motivated. फिर हमने बताया कि टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस मैनेजमेंट के तरीका-कार क्या हैं. हमने आपको बताया ब्लॉक शेड्यूलिंग is the method that you can manage time very well. And what is block scheduling? Making an assessment of the time that you have at your disposal, and then making an assessment of the matter that is to be covered in that time, and then put these two things together. And that is called block scheduling. फिर हमने आपको बताया कि student motivation जो है, that is related to the nature of task in terms of the challenge that the task presents. अगर वो बहुत आसान काम है तो वो चैलेंजिंग नहीं है. अगर वो बहुत मुश्किल काम है तो वो चैलेंजिंग नहीं है. इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में अगर काम है तो वो चैलेंजिंग है, और इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में जो काम है वो स्टूडेंट मोटिवेशन को बढ़ावा देगा. ये हमने, अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर्स में भी आपसे गुजारिश की थी कि अचीवमेंट मोटिवेशन जो है, दैट इज ए डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ समवन टू अटेन हायर गोल्स. That motivates not only students, but everybody. And we also talked about fear of failure. इस reference में ही हमने बात की थी fear of failure की. Fear of failure is that when a person is not trying to achieve something, but he or she is only trying to avoid failure. ये दो मुख्तलिफ मोटिवेशंस हैं. The motivation to achieve something and the motivation to avoid failure. You want in your students the former, not the latter. The former is the desire to achieve, not the avoidance of failure. Of course, avoidance of failure should be considered. You don't want your students to fail, certainly not. But you don't want that as your basic motivating factor in your students. You want achievement as the basic motivating factor in your students. Not the fear that they will fail. That is a motivator, but you don't want that. What you want is that students should achieve higher level, greater effort, more input, higher grades. That is what you want them to do. Not to avoid failure, but just getting minimum pass marks. You don't want them to be trained that way. So, keep in mind that you want that your students should be motivated to achieve and not motivated to avoid failure. वो टीचर्स जो ये चीजें अचीव करेंगे वो अच्छे टीचर, कामयाब टीचर बनेंगे, और वही लोग, वही टीचर जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पे मोटिवेट कर पाएंगे. दैट इज हाउ स्टूडेंट मोटिवेशन एंड लर्निंग आर कनेक्टेड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज.